और इस बीच एक बड़ी खबर बेंगलुरु हादसे को लेकर के केंद्र ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी जानकारी बेंगलुरु हादसे को लेकर के आपको दे रहे हैं। मृतकों की यहाँ पर देखिए जिस तरीके से संख्या सामने आई है और केंद्र ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। साफ तौर पर यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 2 लाख की आर्थिक मदद मृतकों के परिजनों को की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई, घायलों को 50,000 सहायता राशि देने की घोषणा यहां पर सरकार द्वारा की गई है। इधर एलएसी पर शांति समझौते के 48 घंटे बाद कजान में भारत और चीन में औपचारिक द्विपक्षीय बैठक हुई। 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग मिले तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक गई। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले, लेकिन मोदी ने साफ कर दिया कि बेहतर रिश्ते के लिए आपसी विश्वास बेहद अहम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ड्रैगन पर भरोसा किया जा सकता है? रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मोदी पुतिन जिनपिंग की तस्वीर से अमेरिका नाटो टेंशन में है। रूस यूक्रेन जंग के बीच में दुनिया की नजर मोदी पुतिन जिनपिंग पर है। ब्रिक्स की ताकत हर दिन बढ़ती जा रही है। इससे अमेरिका और नाटो की चिंता लाजमी है। टेंशन की असली वजह भारत चीन की बातचीत है। इन 3 देशों के साथ आने से अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका की लाख चाहने के बावजूद रूस पर असर नहीं पड़ा। रूस यूक्रेन जंग के बाद भी ब्रिक्स का शानदार आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पहली द्विपक्षीय बैठक की, जो पिछले 5 सालों के बाद हुई। ये बैठक करीब 50 मिनट तक चली। ये बैठक उस वक्त हुई जब भारत और चीन ने देप्सांग मैदानी क्षेत्र और डेमचोक क्षेत्र में एक दूसरे को गश्त करने के अधिकार बहाल करने पर सहमति जताई। ये पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के संघर्ष को सुलझाने की कोशिशों को दिखाता है। मोदी जिनपिंग की बातचीत के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने मीडिया ब्रीफिंग की। मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं की 5 साल बाद बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग समझौते का स्वागत किया। मैं इतना ही कह सकता हूं कि पिछले 2 दिन में जो कदम हमने उठाए हैं, और ये कदम पिछले 2 दिन से हमारे सामने है, लेकिन इन पे जो काम हुआ है वो काफी समय से काम चल रहा है। मैं ये कहूंगा कि इनसे हमारी एक तरह से जो प्रक्रिया है सामान्य रिश्ते बनाने के लिए, उनको वापस एक सामान्य रास्ते पे लाने के लिए वो यात्रा एक तरह से चल पड़ी है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, भारत और चीन के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए गए। भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी इन मसलों को सुलझाएंगे। ये दोनों जल्द ही औपचारिक बैठक करेंगे। जो ये restoration of peace and tranquility in border areas will create space for returning towards the path of normalization। मैं मेरा तात्पर्य इसी चीज की तरफ था कि जो पीछे अभी समझौता हुआ है उससे ये रास्ता अब खुल गया है। रास्ते पे अब चलने की हम दोनों को आवश्यकता है। और जहां तक ट्रस्ट का सवाल है, जो हम दोनों के बीच आगे चल के प्रोसेस होगा, प्रतिक्रिया होगी, उससे ट्रस्ट, हमारी आशा है कि उससे ट्रस्ट बढ़ेगा हम दोनों के बीच में। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने सोमवार को बताया था, भारत चीन के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग के साथ 2020 के बाद उठे मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रस्ताव तैयार है। इस पर दोनों देश कदम उठाएंगे। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर बनी सहमति के 72 घंटे के कम समय के अंदर हुई। भारत और चीन ने सोमवार को एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए एक अहम समझौते पर सहमति जताई। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख के 2 पॉइंट्स डेप्सांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी। दोनों पॉइंट पर अप्रैल 2020 जैसी स्थिति बहाल रहेगी। भारतीय जवान इन 2 पॉइंट पर पेट्रोलिंग कर सकेंगे। अभी विवाद के कारण भारतीय सेना यहाँ पेट्रोलिंग नहीं कर पाती। तो प्रधानमंत्री ने सबसे अहम तो बात ये कही कि कोई आपस में सब बटे हुए नहीं है, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। 1 सेकेंडली, इस स्पीच में मुझे एक चीज और अहम दिखी जो उन्होंने बात करी, ऑफ कोर्स की ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना है ब्रिक्स का, उसने करीब $45 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स लोन दिए हैं। परंतु एक चीज अहम जो प्राइम मिनिस्टर ने कही वो चल भी रही है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए सहूलियत हो और हमारा यूपीआई, ये एक बहुत बड़ी बात है।
आपको बता दें, एलएसी पर तनाव कम करने के लिए कोर कमांडर लेवल की अब तक 21 दौर की बातचीत हुई। 2020 में 8, 2021 में 5, 2022 में 4, 2023 में 3 और 2024 फरवरी में वार्ता हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच में कई स्तर पर बातचीत हुई। फिर जुलाई और अगस्त में इस साल 2 बार दोनों नेता मिले। सितंबर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वांग की भी मुलाकात हुई। अब इन बैठकों का सकारात्मक नतीजा सबके सामने है। ऐसे में अब आगे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्द बैठक करेंगे। इसमें भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर यूपी के बहराइच से, जहां एक बार फिर से तेंदुए का खौफ देखने को मिला और इससे गांव में दहशत का माहौल है। 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। बहराइच में पहले आदमखोर भेड़िए और अब तेंदुए का कहर देखने को मिल रहा है। करतरिया घाट इलाके में एक शख्स पर शाम ढलते ही तेंदुए ने धावा बोल दिया। एक रिसोर्ट मैनेजर बाइक से लौट रहे थे, तभी तेंदुए ने अटैक कर दिया। चलती बाइक पर तेंदुए ने हमला किया तो उनका संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद तेंदुए ने शख्स के कंधे और कमर पर पंजा मारा। रिसोर्ट मैनेजर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। घर आए तो उनको अस्पताल ले जाया गया। हाँ, बाइक पर झपट्टा मार दिया, बाइक नीचे गिर गई। मैं उससे कुछ देर जो है हमने उठा के उसको फेंक दिया और फिर निकल आए। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से करतनिया घाट रेंज में तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। बीते 20 दिन में 7 तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा। इन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं था। कई दिन की मेहनत के बाद पिंजड़े में कैद किया। गंगापुर बीट में एक नर तेंदुआ वन विभाग के लगाए पिंजड़े में कैद हो गया। अभी तक पकड़े गए सभी 7 तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी। कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 2 सत्रों में पीएम मोदी ने संबोधित किया। रूस में मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को सुनाई खरी खरी, कहा शांति और स्थिरता के लिए सीमा का हो सम्मान, भरोसा कायम रहेगा तो मजबूत होगी दोस्ती की बुनियाद। ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी का आतंक पर कड़ा प्रहार, कहा आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ी चुनौती, मिलकर लड़नी होगी लड़ाई। आतंकवाद पर दोहरा चरित्र किसी के हित में नहीं है। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, एनर्जी पर बोले पीएम मोदी, भारत में हम ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहे, पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनावी मंथन। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ महाराष्ट्र कोर ग्रुप के नेता शामिल। और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का ऐलान, 85 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव और शरद गुट, बाकी सीटें अन्य दलों। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो की तीसरी लिस्ट जारी, 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। बिशुनपुर सीट से चमरा लिंडा को टिकट, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव को टिकट तो खूंटी से स्नेहलता कंडुलना को उम्मीदवार बनाया गया। यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का ऐलान, सभी 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर खड़े होंगे उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने पोस्ट में कहा, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव के पोस्ट पर बीजेपी का तंज, शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस पार्टी ने किया सरेंडर, कांग्रेस का यूपी में कहीं नहीं बचा वजूद। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर लिया है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस में कच्चा नींबू, मतलब कि 12th मैन बनकर अब रह चुकी है। यूपी उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का पहला मुकदमा दर्ज, आजाद समाज पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बिना अनुमति फ्लेक्स बोर्ड लगाने का केस दर्ज। गिरिराज की हिंदू जागरण यात्रा में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर बवाल, प्रदीप सिंह के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। तेजस्वी यादव के हिंदू मुसलमान वाले बयान पर बिहार में घमासान, गिरिराज सिंह ने किया कड़ा प्रहार, कहा वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं लालू के युवराज।
बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी। वक्फ की जमीनों को बताया हिंदू राजाओं, किसानों और आम जनमानस की भूमि। जम्मू कश्मीर के गांदरबल हमले में शामिल आतंकियों की तस्वीर आई सामने। हथियार के साथ घूमता दिखाई दिया आतंकी। लेबर कैंप में जाकर के 3 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 14वां आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के कैथल से हेसाम सिंह को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया। लॉरेंस कनेक्शन की भी मुंबई पुलिस कर रही है जांच। यूपी के बुलंदशहर में भूमाफिया सुधीर गोयल और पत्नी राखी की करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन ने 9 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। बहराइच में सपा नेता सुमैया राणा को पुलिस ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जाने से रोका। महाराजगंज में हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रही थी। लखनऊ मार्ग से वापस लौट गई सुमैया राणा। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक्सपायरी नूडल्स की खेप पकड़ी गई। नूडल्स को जेसीबी से नष्ट कराया गया। रायबरेली में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। 1.5 क्विंटल नकली छेना बरामद। फैक्ट्री को सील किया गया। यूपी के बहराइच में 7 आदमखोर तेंदुए पिंजड़े में हुए कैद। वन विभाग ने 20 दिन बाद 7वां तेंदुआ भी पकड़ा। पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण कर जंगल में छोड़ा। यूपी के मुरादाबाद में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट। देर रात पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। यूपी के संभल में पराली जलाने के मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पराली जला रहे 58 किसानों पर लगा जुर्माना। पराली जलाने वाले किसानों को राशन कार्ड समेत सरकारी योजनाओं से किया जाएगा वंचित। जामिया यूनिवर्सिटी में कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों ने दीप जलाकर दीपावली मनाई। दीपावली सेलिब्रेशन की इजाजत मिलने के बाद छात्रों ने दिए जलाए। छात्रों को 10 मिनट के लिए दिए जलाने की अनुमति मिली थी। बहराइच में तेंदुए ने रिसोर्ट मैनेजर पर हमला किया। बाल बचा शख्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कार में लगी आग। कार चालक ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के बदायूं में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के महोबा में